तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ठीक है, फिर रिच डैड पुअर डैड, फिर आपसे रिक्वेस्ट है। चलें, तो इसमें है बाधाओं को पार करना चैप्टर है। इसमें है 27 तक रिकॉर्ड हो गया है, इसमें 28 मैं अब पढ़ रहा हूँ। तो है कारण नंबर 3, आलस। कहता है कि आलस क्या है? तो कहता है व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियाँ पढ़ी होगी जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वह जब घर पर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती हैं। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद हैं, परंतु उस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। कहता है कि आज वे बहुधा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह भी नहीं है। दोनों का कारण एक है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं, परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना। सो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। आलस का इलाज है थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोगों को लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। हम लालच और इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी कि लालची लोग बुरे लोग होते हैं, परंतु हम में से हर एक अच्छी चीज़, नई चीज़, रोमांचक चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्रायः माँ बाप इच्छा को अपराध बोध से जोड़ देते हैं कि तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी है? ये इनकी माँ की फेवरेट कहावत थी। या तुम क्या खरीदना चाहते हो? इनकी डैडी की फेवरेट कहावत थी। तुम ऐसा सोचते हो जैसा हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं है, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराध बोध का सम्मिश्रण था उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। पर इसके विपरीत अपराध बोध का जाल यह था कि ये तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा है। ये तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा है क्योंकि जब ये छोटे थे तो इनके माँ बाप इन्हें यह खरीद कर नहीं दे पाए थे। इनका एक पड़ोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुँहमांगी चीज़ें मिल जाती हैं। उस पड़ोसी के शब्द है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है, परंतु उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला
और वह अपने बच्चों को घुमाने के लिए लॉस वेगास ले गया। कहता है कि मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये उसके महान बलिदान के शब्द थे। तो कहता है कि अमीर डैडी जो थे इस बाग से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। तो इनके असली घर में इन्हें यही बात अक्सर सुनने को मिल जाता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस बात से आप अपना दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। बाग से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे यह सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। तो परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह वाक्य झूठा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था, यह जानती है कि वह कुछ भी कर सकती है, जबकि एक आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता। एक मिनट। और तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। यह इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, यह सुरक्षित नहीं है, इनका पैसा डूब सकता है, वैसे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कहता है कि मेरे पास पहले से बहुत काम है, देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। इनका बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह वाक्य दुख से भरा है। मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह वाक्य दुख से भरा है। इसमें लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और उसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए एक शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसीलिए इनके अमीर डैडी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे यह जानते थे कि ये इसे किस तरह खरीद सकते हैं। बाग से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसीलिए उन्होंने माइक या इन्हें शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे इनसे कहते थे, तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। और यह इनके कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्च से पूरा किया। वे अपने लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। इनकी समझ से आज समस्या यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे ज़िंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता है, आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब इन्होंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो इनके दिमाग में एक सवाल आया कि मैं किस तरह चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। तो इनके दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज़ थी इनके असली माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इसी तरह के शब्द जो इनके लालच को दबाने के लिए इनमें अपराध बोध भरते थे।
तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। यह वाईएफएम रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? इसमें मेरे लिए क्या है? व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ना करना पड़े? या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए? इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसीलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे चीज़ से कतरा रहे हैं जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। परंतु वह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते हैं, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और इनके लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो तुम्हारी आलोचना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद इनके एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। तो इन्होंने यह सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमज़ोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी यह सुना है। एक दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम जाता है और उसने वही कसरत करने की आदत डाल ली है। तीसरा, हाँ मुझे भी लगता है वह ऐसा करता होगा। तो समूह के शंकालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं? चलो, यह एक उदाहरण है कि किस तरह आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तो इन्हें याद है कि इन्होंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों के आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि ये इनसे उदाहरण से सीखें। तो इनके अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? इन्होंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, इन्होंने कहा। यही वह खास कारण है जिसके कारण इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अमीर डैडी ने कहा, यह उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारी डैडी सबको सबसे पहले पैसे देते हैं, सबको पहले पैसे देते हैं, फिर खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं। ऐसा तो तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता। उन्होंने कहा, परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अमीर डैडी ने कहा कि ये समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करते हैं, केवल खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो? इन्होंने पूछा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? ये वही करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, ये खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं, चाहे इनके पास कम पैसा हो। इनके लिए सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है
इनका संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? इन्होंने कहा, हाँ, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूं। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार को पैसा न दिया जाए, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले भुगतान किया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने मैंने जवाब दिया, सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है। अमीर डैडी ने कहा, अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा। तो अमीर डैडी ने कहा, अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज़्यादा और शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? तो आपके बजाय आपके लेनदार ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे। इन्होंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा, अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे, और तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव इनकी प्रेरणा बन जाता है। इन्होंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं। हर तरह का काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि यह लोग इन पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण इन्होंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और ये ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुआ है। कुल मिलाकर इसने पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर ये खुद को सबसे आखिर में पैसे देते तो इन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु इनके पास कभी पैसा भी नहीं होता। तो सरकार और दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है। कहा, बिल्कुल ठीक। इनके अमीर डैडी ने कहा, देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे समान तौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज़्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं। वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और ख़ुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। इन्होंने सिर हिलाया। इन्हें कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी लिफ्टिंग के बारे में दिया गया यह विज्ञापन देखा है। तो ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर से बालू उछालने देते हैं। इन्होंने डरावने लेनदारों इन डरावने पैसे वसूलने वाले को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। इन डरावने लेनदारों को डर का इस्तेमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहाँ से आएगा, जिम जाने की तरह है और वहाँ वज़न उठाने की तरह है। ये अपने दिमाग की मांसपेशियों से जितना काम करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता है और अब इन डरावने लेनदारों से ज़रा भी नहीं डरता। तो इन्हें अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही हैं। तो अगर ये पहले खुद को पैसा देते हैं तो आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो इनकी अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर ये खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं तो बिल्कुल भी
पैसे नहीं देते हैं तो ये कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले, मकान मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदत अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूँ उसमें पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता इसके कारण मैं पैसा खोता हूँ। हर बार जब इन्होंने जिद की तो इन्होंने पैसा गंवाया। यह इसलिए क्योंकि जब ये जिद करते हैं तो दरअसल यह भरोसा करते हैं कि जो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी इन्हें अक्सर बताया करते थे, तो इन्होंने पाया कि कई लोग जिद का प्रयोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए भी करते हैं। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अकाउंट्स और निवेशकों से चर्चा करते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। ये चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। ये समझ जाते हैं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। कहता है, धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हो तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। ओके, थैंक्स।